लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने जो आपका डीएनए था और आरएनए था, इसकी स्टडी हम लोगों ने की थी पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि लैक ओपेरिन थ्योरी है। ये थ्योरी आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जैसे इससे पहले जो आपने सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था वो डीएनए था। देन उसके बाद हम लोगों ने आरएनए पढ़ा। देन उसके बाद जो आपकी डीएनए और आरएनए को प्रूव करने वाले टॉपिक थे कि आपका जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में जो थ्योरीज दी गई उनके बारे में हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर हमारा था उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे लैक ओपेरिन, और लैक ओपेरिन के साथ में हम लोग देखेंगे वन जीन वन एंजाइम ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने कम्प्लीटली जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ था। आज हम लोग नया टॉपिक जो कि लैक ओपेरिन होगा और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट होगा। तो लैक ओपेरिन किसने दिया? सबसे पहले तो जैकब एंड मोनेडेन ने, जो आपका लैक ओपेरिन थ्योरी था, इन्होंने दिया। इन्होंने ये बताया कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये पहले ही पता चल गया था कि जो आपका डीएनए है वो क्या है, तो आपका डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। ये आपका पहले ही साइंटिस्टों ने बता दिया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि कुछ और। तो इन्होंने लैक ओपेरिन जो थे, इन्होंने बताया कि डीएनए हाउ मतलब वर्क कैसे करता है, डीएनए कैसे डीएनए प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या एक जीन कैसे आपकी प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इससे किसने बताया? तो इससे बताया लैक ओपेरिन ने बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैक ओपेरिन ने बताया क्या। तो लैक ओपेरिन कई सारे इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो सेवरल जीनों से मिलके बना होता है। ये आपके ओपेरिन साहब ने बताया कि जो आपका डीएनए होता है वो सेवरल यानी मैनी टाइप्स ऑफ जीन से मिलके बना होता है। लमसम एक जीन में आपके जो आपका एक डीएनए होता है, यानी एक जो लैक ओपेरिन होता है उसमें आपके 300 क्या होते हैं, जो आपका एक जीन होता है ना, जीन हो गया आपका डीएनए जो है, डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका जीन हो गया। और आपके जीन में जैसे अब डीएनए बना होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। तो जीन में आपके कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो आपका जो एक जीन होता है उसमें आपका 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसी के बारे में आपकी लैक ओपेरिन ने बताया। फिर उन्होंने दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए ना, ये पार्ट ऑफ डीएनए होता है। इन्होंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है ना, कैसे आपका डीएनए से कैसे आपका एमआरएनए बनता है, कैसे आपकी प्रोटीन बनती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये है एक डीएनए पार्टिकल। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं लाइक जैसे हमारा डीएनए बनता है, लेकिन ये अभी ऐसे ही बना है। तो इसमें इन्होंने IACA ये जो होता है दैट इज़ रेगुलेटर। ये आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी जो डीएनए जो मैसेज आपको कन्वे करता है आपकी एमआरएनए को, उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसीलिए जो IgA होता है दैट इज़ अ वर्क लाइक रेगुलेटर। फिर उसके बाद में जो आपका प्रोडॉन जीन होता है ये कैसे वर्क करता है? तो ये जो होता है वो रिप्लिकेशन, यानी जो आपका ICA होता है ये क्या करता है, यानी जो लेक ए होता है, लैक आई होता है, जो लेक आई होता है वो क्या करता है? तो लैक आई जो होता है वो आपकी रेगुलेटर की जैसे वर्क करता है। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है कि लेक आई कैसे वर्क करता है। तो लेक आई कैसे वर्क करता है? तो ये रेगुलेटर की जैसे वर्क करता है, यानी जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी जो क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो उसको रेगुलेट करेगा लैक आई। इसको हम लोग बोलेंगे लैक आई। आपके जो मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उसको रेगुलेट करेगा। और फिर जो आपका पोर्ट्रॉन जीन होता है वो क्या करता है? तो वो इस रिप्लिकेशन को, यानी जो डीएनए रिप्लिकेशन है या
ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फिर ऑपरेटर जीन के बाद वो प्रोसेस जाएगी। फिर उसके बाद में दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, ये लैक्टोज हो गया, इससे आपकी जो सिंथेसिस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। फिर लैक जेड, लैक वाई और लैक ए हम लोग आएंगे कि लैक जेड, लैक वाई और लैक ए में कौन कौन से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो ये जो है आपके डीएनए के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ लैक ए, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ये पूछा गया है आपके नीड्स में कि लैक जेड होता है वो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो लैक जेड जो होता है वो बीटा ग्लाइसिनिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। याद रखिएगा कि लैक जेड किस एंजाइम का सिक्रीशन करता है, तो लैक जेड जो होता है वो बीटा ग्लाइसिनेट एंजाइम का सिक्रीशन करता है। फिर उसके बाद में आपका लैक वाई क्या करता है, तो ये प्री एंजाइम यानी प्रेंजाइम का सिक्रेशन करता है। फिर ट्राइसिनेज जो आपका लैक ए होता है वो किसका सिक्रेशन करता है, तो वो आपके ट्राइसिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है। फिर इसमें जो आपका जैकब और मोनाडे ने दिया, इसकी जैसे अब एंजाइम का, और देखो जो एंजाइम होती है वो आल एंजाइम किससे बनी होती है, तो सभी एंजाइम जो होती हैं वो एक ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं। तो हम लोग जो जानेंगे कि डीएनए से एमआरएनए, देन प्रोटीन, और प्रोटीन ही आपकी एंजाइम के जैसे वर्क करती हैं। यानी जो आल एंजाइम हैं वो प्रोटीन हैं। ये एक लाइन भी है कि आल एंजाइम आर प्रोटीन बट आल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो जो प्रोटीन है वही वर्क करती है एंजाइम के लाइक में। तो यहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो लैक जेड होगा वो आपके बीटा ग्लाइसिनेट एंजाइम, फिर प्रेग्नेज एंजाइम, फिर ट्राइसिनेज एंजाइम। तो ये यहाँ पे तीन एंजाइम बन रहे हैं। अब ऐसे ही इसका जो लैक पैरा टैक है, इसमें आपका लैक्टेज बनता है। फिर ट्रिप जो आपका पैराटैक है, इसमें ट्रिप्टोफिन बनता है। फिर आपका जो वैरिन पैराटैक है, इसमें क्या बनता है, तो इसमें वैरिन बनता है। दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ लैक ओपेरिन। यानी जो आपकी एंजाइम्स हैं, यानी जो प्रोटीन हैं वो कैसे, तो वो एंजाइम की जैसे वर्क करती हैं। तो वो 3 एंजाइम का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, किसके माध्यम से, तो लैक ओपेरिन के माध्यम से हम लोगों ने 3 एंजाइम का एग्जाम्पल देखा। फिर ये प्रोसेस जो आपकी डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ये आपकी कन्वे होगी। देन इसके बाद में फॉर्मेशन होगा आपकी एमआरएनए का। फिर उसके बाद में रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा, रिप्लिकेशन प्रोटीन बनेगा, जो कि क्या करेगा, तो जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसको क्या कर देगा, तो ये स्टॉप कर देगा। तो जो आपका रेगुलेटर प्रोटीन होगा वो किसमें हेल्प करेगा, तो जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसको स्टॉप कर देगा। तो ये आपका हो गया लैक ओपेरिन जो कॉन्सेप्ट है या जो थ्योरी है वो किसने दिया, तो जैकब और मोनाडे ने दिया। इसके 3 एग्जांपल्स इसमें बताया क्या गया है। तो इसमें जो बताया गया है वो मेनली बताया गया, इसको हम लोग एक मतलब लैक ओपेरिन, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लैक ओपेरिन स्पष्टीकरण जो प्रस्तुत किया गया, ये हम जान लें कि जो आपका लैक वर्ड है ना, इससे ही आप पूरा प्रूव कर सकते हैं कि जो लैक वर्ड है, जो आपका लैक वर्ड है, जो आपका लैक वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक एंजाइम होता है, लैक्टोज से लिया गया है। और ओपेरिन जो आपका लैक वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो लैक वर्ड आपका किससे लिया गया है, तो वो लैक का मतलब होता है लैक्टोज, दैट इज़ अ एंजाइम। एंड जो आपका ओपेरिन वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डीएनए ना, डीएनए का समूह। डीएनए में किसका समूह होता है, तो डीएनए में आपके जीनों का समूह होता है। तो इससे हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं जो लैक वर्ड है। सबसे पहले वर्ड से क्लेरिफाई करो कि किसी भी डिफिनेशन को, कि लैक ओपेरिन, तो लैक का मतलब होता है दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर ओपेरिन का मतलब होता है डीएनए समूह, मतलब ग्रुप ऑफ जीन।
जो जीन का ग्रुप होता है, बंच ऑफ ग्रुप होता है, उसको हम लोग ऑपरेंट बोलते हैं। तो इस लैक्टोज एंजाइम का ग्रुप ऑफ जीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं लैग ऑपरेंट के सिद्धांत के अंतर्गत। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लैक्टोज एंजाइम आपकी जो जीन होता है यानी डीएनए का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उस पर क्या वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो फिर कैसे वर्क करता है, जो लैक आई होता है वो आपके रेगुलेटर के जैसे वर्क करता है, फिर प्रोसेटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इससे हमारी किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोमोटर जीन के माध्यम से। आपकी किसका फॉर्मेशन होगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आपका लैक प्रचालेख में क्या होगा, तो लैक प्रचालेख में आपका लैक्टोज का सिक्रीशन होगा। फिर ट्रिप प्रचालेख में आपके जो एग्जांपल, जैसे आपका लैक प्रचालेख है तो इसमें किसका सिक्रीशन होगा, तो आपका जो लैक प्रचालेख है इसमें आपका LAC लैक प्रचालेख जो होगा वो उसमें किसका सिक्रीशन होगा, तो उसमें आपके लैक्टोज का सिक्रीशन होगा। फिर ट्रिप प्रचालेख में आपका ट्रिप्टोफिन का, और फिर बैर प्रचालेख में आपका वैरिन का सिक्रीशन होगा। नाम से ही लैक प्रचालेख, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैक्टोज, फिर ट्रिप प्रचालेख ट्रिप्टोफिन, फिर वैरिन में आपका वैरिन का सिक्रीशन होगा। ये 3 एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, लैक ऑपरेंट के। लैक ऑपरेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया कि जो लैक वर्ड है ये कहाँ से, इसका मतलब होता है लैक्टोज, और जो आपका ओपरिन है तो ये बंच ऑफ जीन यानी जीनों के ग्रुप को यानी जीनों के समूह को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग ओपेरॉन। तो ये एक तंत्र होता है यानी एक मीडियम होता है, ये एक जो जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ओपरिन। तो फिर इसके बाद में आपका मानव जीनोम परियोजना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मानव जीनोम परियोजना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HGP बोलते हैं, मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, तो HGP ना। तो ये 1990 में दिया गया था। इसमें आपकी जो एक जीन होती है वो कैसे वर्क करती है इसके बारे में बताया। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। इसमें जो आपके जो DNA होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनके अनुक्रमण यानी इनकी जो नंबरिंग होती है उसका पता लगाया गया। जो आपकी DNA में जो बेसिस का अरेंजमेंट होता है, जैसे आपके एडेनिन हो गए, ग्वानिन हो गए, साइटोसिन हो गए, इनमें जो बेसिस का अरेंजमेंट होता है इसका पता लगाया गया किसके माध्यम से, तो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के माध्यम से इसका पता लगाया गया कि कैसी बेसिस का या कैसे आपके DNA में नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट है, इसका पता लगाया किसके माध्यम से, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के माध्यम से पता लगाया गया कि जो जैसे आप में जैसे DNA है, तो DNA मान लीजिए आपका 100% DNA है। कहाँ गया, गायब ही हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट है इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो आप लोगों ने लैक ऑपरेंट देखा, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। तो इसमें आपका जो फिंगरप्रिंटिंग है वो वाला भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसके माध्यम से। तो जैसे आपका मान लीजिए DNA है आपका 100% आपका DNA है। तो इसमें जो आपका 100% DNA है ये 100% DNA कैपेबल नहीं है, इसमें ऐसी कैपेसिटी नहीं पाई जाती कि ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को टेक कर सके। ये इसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है जो आपका 100% DNA है कि ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जा सके। इसका कुछ परसेंट ही होता है, लमसम आपका 0.1%
ही कैपेबल होता है किसमें, तो वो कैपेबल होता है आपके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको कैरी करने में। तो कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 0.1%, जो कि किसमें, जो आपकी जीन के ट्रांसलेशन में, यानी जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए। तो क्या होता है, तो केवल 0.1% ही होता है जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। तो इसीलिए जो आपका जो 90, अब बचा कितना, 0.1%, तो 99.9% आपका डीएनए, जिसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये रोल नहीं प्ले करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, तो इसीलिए इसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, जो कि आपका इनएक्टिव होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। तो फिर इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, इसके कई सारे पार्ट्स होंगे। जो आपका डीएनए है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत आएगी। तो उसको हम लोग देखेंगे कि आपकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या होता है। उससे पहले जो इसके जो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसमें लगभग 2000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया गया। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी 2000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने, तो 2000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट में जितने जीन, यानी अब तक जितने जीनों का पता लगाया गया, जैसे 100% जीनों को हम लोगों ने अब तक पता लगाया कि 100% जीन हैं, तो उसमें में से जो आपके 50% जीन हैं उनके वर्क को हम लोग जान पाए हैं कि वो हमारे बॉडी में या हमारे डीएनए में कौन सा वर्क करते हैं। तो वो केवल 50% जीन हैं जिनके वर्क को हम लोगों ने पता लगाया है, और 50% ऐसे जीन हैं जिनके वर्क के बारे में, यानी उनके कार्य के बारे में अब तक पता नहीं लग पाया है। ये आपके किस में आएगा, तो ये आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के अंतर्गत आएगा। फिर इन्होंने जीनों के अनुक्रमण के बारे में पता लगाया। फिर जो मानव आपका डीएनए है वो लगभग 3 बिलियन नॉट मिलियन, इसको ट्रिलियन, 3 बिलियन जो है उनमें जीन का अनुक्रमण होता है। जो आपका डीएनए होता है उसमें कितना, तो 3 बिलियन जो आपका डीएनए है। ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के अंतर्गत ऐसे ही छोटी छोटी बातों के बारे में पता लगाया गया। तो एक बात क्या हो गई कि आपका जो डीएनए है उसमें जो डीएनए है वो उस पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है वो केवल 0.1% डीएनए ही कैरी करता है। दूसरा, आपके जो जीन हैं वो 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया गया। आपका 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाया गया, जिसमें में से 50% का वर्क पता है हमको, 50% का वर्क पता है और 50% का वर्क नहीं पता है। तो इसके बारे में पता लगाया गया किसके माध्यम से, तो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट के माध्यम से पता लगाया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके रिजल्ट क्या हैं अब तक इसके बारे में, यानी अब तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जीनों के बारे में पता क्या लगाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पता लगाया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या पता लगाया गया। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पता लगाया कि जो मानव जीनोम होता है उसमें जो होते हैं वो इतने करोड़, यानी 316 करोड़ जो होते हैं वो जीन होते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर नाइट्रोजनस बेस की संख्या जो एक जीन में होती है वो कितनी होती है, तो पता लगाया गया कि नाइट्रोजनस बेस एक जीन में 3000 नाइट्रोजनस बेस एक जीन में होता है। जो लार्जेस्ट जीन है वो ट्रिप्सोसिनिन है, जिसमें कि 2.5 करोड़ जो है वो नाइट्रोजनस बेस हैं। ये पता लगाया गया किसके अंतर्गत, तो वो जो रिजल्ट है आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उसके अंतर्गत
डिप्टाफीन है, जो डिप्टाफीन है वो क्या है, तो वो लार्जेस्ट जीन है। डिप्टाफीन आपका लार्जेस्ट जीन है, इसके बारे में पता लगाया गया। फिर एक जीन में कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जा सकते हैं, तो एक जीन में नॉर्मली 3000 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। फिर इसमें ये पता लगाया गया कि जो डीएनए का लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो डीएनए का मैक्सिमम पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, तो जो आपके डीएनए का मैक्सिमम पार्ट होता है उसमें जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यानी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो उनका रिप्लिकेशन होता रहता है। यानी जैसे यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन थायमिन, थायमिन एडेनिन साइटोसिन थायमिन, थायमिन साइटो, तो इसका रिप्लिकेशन होगा। ये कई जगह पे यही यूनिट दोहराई जाएगी, यानी कई जगह पे ये जैसे एडेनिन साइटोसिन या थायमिन, थायमिन एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन, ये कई जगह पे डीएनए के कई पार्ट्स में इनका रिप्लिकेशन होगा। तो इस जो रिप्लिकेशन वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग उस पार्ट को एक कंपल्सरी नाम देते हैं जिसका नाम स्टैलिक डीएनए होता है। यानी स्टैलिक डीएनए जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आपका डीएनए यानी जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका रिप्लिकेशन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यानी मिनी स्टैलिक डीएनए होते हैं जिसमें कि कम नाइट्रोजन बेस का रिप्लिकेशन होता है। मिनी के अंतर्गत आपके 10 से 50 नाइट्रोजन बेस का रिप्लिकेशन होता है, और जो आपके मैक्रो होते हैं उसमें आपका मिनी यानी इसमें कम नंबर, यानी मिनी जहाँ आएगा वहाँ पे लेस होगा, जहाँ मैक्रो होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मैक्रो में आपके 50 से 100 नाइट्रोजन बेस का रिप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे 10 नाइट्रोजन बेस, जैसे आपका साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे यहाँ पे 10 हो गए, मान लीजिए 10 हो गए, तो फिर 10 का रिप्लिकेशन होगा, यही सेम पार्ट डीएनए के किसी खंड पे यही सेम पार्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग मिनी स्टैलिक डीएनए बोलेंगे। यानी जिसमें कि जो आपका रिप्लिकेशन होगा नाइट्रोजन बेसिस का जो रिप्लिकेशन होगा वो लेस अमाउंट में होगा इन कंपेरिजन टू मैक्रो। मैक्रो में क्या होगा, तो वो 50 से 100 हो सकते हैं, यानी जो 50 से 100 नाइट्रोजन बेसिस का रिप्लिकेशन होगा तो वो किस में जाएगा, तो मिनी स्टैलिक डीएनए में जाएगा। तो ये आज आपका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा इसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या है, सबसे बड़ी जीन क्या है। तो ये सब हम लोगों ने किसके अंतर्गत देखा, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा गया। ये इसकी जो रिसर्च है वो अभी तक चल ही रही है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी तक जो पता लगाया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।